हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सेमेस्टर फोर्थ की। आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे एक एक टॉपिक या एक एक यूनिट कवर करो। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी ये टॉपिक पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है मुगल राज्य की स्थापना। ये जो नया आपका सिलेबस है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है, सिलेबस कुछ चेंज हुआ है, उसके हिसाब से ही आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मुगल राज्य की स्थापना, विस्तार और सुदृढ़ीकरण की संक्षेप में चर्चा करें। परिचय, जो पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी, वो कैसे फैला था और उसका पतन कैसे हुआ था, ये सब हम इस क्वेश्चन में कवर करेंगे। इस टॉपिक से आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। मुगल साम्राज्य जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं सदी के मध्य तक दक्षिण एशिया में मौजूद था। एक इतना विशाल साम्राज्य, इतना विशाल क्षेत्र जिस पे शासन कर रहा था, उसकी स्थापना, उसकी नींव किसने रखी थी? जो सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने। 1500 के आसपास तैमूरी राजवंश के राजकुमार बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव की स्थापना हुई थी। बाबर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1526 से लेकर 30 तक। इस टाइम तक शासन किसका था? बाबर का था। उसके बाद 1530 के बाद किसका शासन आया था? हुमायूं का। उसके बाद अकबर का शासन था। 1556 से लेकर 1605 तक अकबर ने शासन किया था। जहांगीर ने 1605 से लेकर 2700 तक अपना शासन किया था। शाहजहां ने 1626 से लेकर 58 तक, और औरंगजेब जो लास्ट था 1658 से लेकर 1707 तक। मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई? बाबर द्वारा 1526 से लेकर 30 तक बाबर ने अपना राज्य चलाया। मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी, जो अपने पिता की ओर से तैमूर और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ही भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। उसके बाद कौन आया था? हुमायूं। 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं का शासन चला था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र हुमायूं था, जिसे विद्रोहों और आक्रमणों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कई बार सिंहासन हारे, पूर्ण प्राप्त किया, कई बार ऐसा हुआ कि युद्ध में ये हार भी गया, दोबारा से जब युद्ध हुआ तो ये जीत भी गया। उसके बाद किसका शासन था? अकबर का। 1526 से लेकर 1605 तक अकबर ने शासन किया था। अकबर के शासन काल में बहुत सारी चीज़ें जो थी चेंजेस आई थी, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई थी। मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ था? जहांगीर के द्वारा इसका विस्तार हुआ था। शाहजहां के द्वारा इसका विस्तार हुआ था। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर आया, जिसने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, लेकिन विद्रोही सरदारों और अपने परिवारों से चुनौती का सामना किया। जहांगीर का पुत्र शाहजहां ताजमहल जैसी अपनी स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शाहजहां ने बनवाई है, जो अभी भी है, उसको हम इतिहास के तौर पर देखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं वो सब, जो हमारे इतिहास की हैं। औरंगजेब, पतन कैसे हुआ था? मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? केंद्रीय सत्ता का पतन, जो केंद्र की शक्तियां थी वो खत्म हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर नेतृत्व, उत्तराधिकारी संघर्ष और क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जो केंद्र की मेन शक्ति होती है, जब वही नहीं रहेगी तो शासन कैसे चलेगा किसी राज्य पे, किसी क्षेत्र पे? जब वहाँ पे कोई शक्ति नहीं होगी नियम चलाने वाली, तो वहाँ पे शासन नहीं चलाया जा सकता। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, कई ऐसे राज्य बनने लगे, क्षेत्र बनने लगे, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शक्तियों का उदय हुआ, जैसे कि मराठों का, सिखों का, बंगाल के नवाबों का। ये जो बहुत बड़ी शक्तिशाली शक्तियाँ थीं, जो क्षेत्र के रूप में उदय हुई थी, जिसकी वजह से जो मुगल का जो शासन था और जो शक्ति थी वो दब गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, गिरता हुआ मुगल साम्राज्य यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया, जिसने भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसका बहुत फ़ायदा उठाया। उसने देखा कि जैसे ये शक्तियाँ कम हो रही हैं, इसको बढ़ावा मिलता चला गया। 1857 का भारतीय विद्रोह, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उसका भी बहुत बड़ा एक समूह जो बीच में असंतोष हुआ, भारतीय विद्रोह में समाप्त हुआ, उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा था इस पे, जिसे सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसने मुगल साम्राज्य के अंत तक का संकेत दिया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।
सेकंड क्वेश्चन है, अकबर के अधीन मुगल राजपूतों के संबंध का विश्लेषण करें। अकबर के शासनकाल में जो मुगल थे उनका संबंध कैसा था राजपूतों के साथ? अच्छा संबंध था। अकबर ने काफ़ी अच्छे राजपूतों के साथ अपने संबंध स्थापित किए थे। वो सभी धर्मों को मान्यता देता था। अकबर से पहले जो भी शासन करते थे उनके साथ जो मुगल थे, राजपूतों के बीच जो संबंध थे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बहुत ही तनावपूर्ण थे, बहुत ही युद्ध हुए और बहुत ही संघर्ष भी हुए। बट जब अकबर आए तो इसके साथ जो राजपूत के संबंध थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए, क्योंकि ये सभी धर्मों को बहुत अच्छी मान्यता देता था, सबको सम्मान देता था। इसने जो सुलह कुल की नीति भी अपनाई थी, सार्वभौमिक शांति। अकबर ने सुलह कुल की अवधारणा पेश की, जिसका अर्थ है सभी के साथ शांति। इन सब चीज़ों से अकबर ने एक अलग से जो अपनी छवि बना ली थी। विवाह गठबंधन, जैसे कि अकबर ने जोधाबाई के साथ अपना विवाह किया, इनसे भी इनके साथ जो क्या हुआ, इनका संबंध हुआ एक मजबूत हो गया। अकबर ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से राजपूतों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की। विवाह विवाह को बीच में लेके आएगी कि राजपूतों के साथ इन्होंने विवाह किया वहाँ की राजकुमारियों के साथ, ताकि इनके जो आपसी संबंध है वो अच्छे बने रहे, युद्ध वगैरह ना हो आपस में, एक शांति का माहौल बना रहे। एकीकरण और समावेशन, अकबर ने प्रभुत्व के बजाय एक एकीकरण की नीति अपनाई। एक जो शक्ति होती है उसको छोड़कर, जो एक बहुत एक अकेली सी शक्ति अलग से नजर आती है, उसको छोड़कर एकीकरण की नीति अपनाई थी सबके साथ। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने जजिया कर जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, जो अलग से उनसे और अधिक टैक्स वसूला जाता था, उसको समाप्त कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि जो अकबर था उसको पसंद करने लगे थे लोग, इस कारण से भी। एक अच्छा शासन करने वाला, एक अच्छे प्रशासन की नीति अपनाई थी इसने। राजनीतिक स्थिरता, राजपूतों के प्रति अकबर की नीति ने एक स्थिर और एकजुट साम्राज्य बनाने में मदद की। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के बीच भारत में व्यापार और वाणिज्य, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो व्यापार था वो कैसे बढ़ा या घटा, क्या नुकसान हुए। यूरोपीय आगमन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब वो भारत में आई 15वीं शताब्दी के अंत में, पुर्तकालीन भारत में आने वाले पहले यूरोपी थे। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी आए थे। उन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर चौकियां स्थापित की, जो वस्तुओं के आदान प्रदान के केंद्र बन गए। समुद्र के रास्ते भी जो होता था, वहाँ पे बिजनेस हुआ करता था आने जाने के लिए। समुद्र मार्गों को भी अपनाया गया था। मसाले और वस्तुएं, भारत अपने मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी के लिए प्रसिद्ध था, जिनका यूरोप में अच्छी मांग थी। तो वो क्या करते थे, यहाँ से मसाले ले जाकर वहाँ पे बेचते थे। कपड़ा, यहाँ पे जो सूती कपड़ा होता है, यहाँ का कपास, रेशम, यूरोपीय बाजारों में बहुत ज़्यादा महंगा बिकता था, तो उन्होंने यहाँ से वो भी लिया और वहाँ पे बेचा ले जाके यूरोप में अच्छे दामों पर। मुगल साम्राज्य का प्रभाव, मुगल साम्राज्य जिसने इस अवधि के दौरान भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ, यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी हुई। मनसबदारी व्यवस्था को अपनाया गया। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के काल में ही लाई गई थी, जिनमें मनसबदार जो होते थे किसी एक क्षेत्र या केंद्र पर, जिनका मनसब का अर्थ होता था पद या रैंक। एक व्यक्ति को मनसब की एक रैंक या पद दी जाती थी कि वहाँ पे उस क्षेत्र की देख रेख या सैनिक के तौर पर वही वहाँ पे कार्य करेगा, लोगों को देखेगा, नियम कानून को देखेगा, वहाँ के लोगों से कर जो टैक्स होता था वो वसूलेगा। मनसबदार भी दो तरीके के होते थे। एक बार आपको जो पहले पढ़ाया था उसमें भी बताया गया था, पैदल और एक जो घुड़सवार होते थे, जिनमें जो संख्या होती थी वो भी अलग अलग होती थी। इनकी जो वीरता वफादारी के माध्यम से ही पदोन्नति जो इनको लिया जाता था। पदोन्नति जो होती थी इनकी, वो इनकी वीरता, वफादारी, सेवा के प्रति, सेनाशाही सेवा के लिए सैनिकों, सवार की एक निर्दिष्ट संख्या बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। जब भी युद्ध हो, इनसे अपेक्षा की जाती थी कि तुरंत वहां आए। वफादारी और सैन्य तत्परता सुनिश्चित थी। विशाल क्षेत्रों पर बेहतर संचार और नेतन की सुविधा प्रदान की। और इनको जो वहाँ पे वेतन नहीं दिया जाता था, पैसे नहीं, कोई सैलरी नहीं, सैलरी के बदले इन्हें मिलती थी जो ज़मीन मिलती थी। अगर इन्होंने कुछ विद्रोह किया तो इनसे इनका पद भी छीन लिया जाता था और साथ ही ज़मीन, और इनसे छीन कर किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता था। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे एंड कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, मिल जाएगी। और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।